हेलो फ्रेंड्स, गुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और हम पढ़ रहे थे जीपी और उसमें हम कर रहे थे पीवाईक्यू कर रहे थे। थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और ये हमारी शायद लास्ट क्लास होगी पीवाईक्यू की। उसके बाद में हम एचपी पढ़ेंगे। तो आज जितने क्वेश्चन होते हैं चलो उतने फिर से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ पीवा क्यूवा आरवा पद जो है जीपी का वो खुद भी जीपी में है, देन पी क्यू आर की वैल्यू पी क्यू आर है वो हमारे पास क्या होंगे। इफ़ पी क्यू एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर देम सेल्वेज इन जीपी, देन पी क्यू आर एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। ये हमें फाइंड करना है। और हमें दे रखा है कि एक जीपी है और उसका पीवा क्यूवा और आरवा पद जो है वो भी हमारे पास जीपी में है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इसका जो पीवा पद होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा टी पी इक्वल टू, यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो हम आर लेते हैं स्मॉल आर, बट आर यहाँ पे आरवा पद दे रखा है तो वो हम कैपिटल आर ले लेते हैं। प्रथम पद हम कैपिटल ए ले लेते हैं तो ये होगा ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन। फिर टी क्यू है वो होगा ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन, एंड टी आर है वो होगा ए इंटू आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन। अब हमें ये दे रखा है कि ये जो तीनों पद हैं ये भी हमारे पास जीपी में है। तो जीपी की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से ये होगा ए स्क्वायर आर की पावर 2q माइनस 2 इक्वल ए आर की पावर p माइनस 1 इंटू ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1। ये हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर आर की पावर है 2q माइनस 2 और इधर आर की पावर है p प्लस आर माइनस 2। दोनों साइड में यदि पावर सेम बेस पे सेम पावर इक्वल दे रखी है तो वो जो हमारा पावर है वो इक्वल हो जाएगी। यदि सेम ही बेस पे पावर आ रही हैं तो ये हो जाएगा 2q माइनस 2 इक्वल p प्लस आर माइनस टू से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ये होगा हमारा 2q बराबर p प्लस आर। और ये जो कंडीशन होती है वो होती है p q आर इन एपी। जो हमारी एपी की कंडीशन होती है वो होती है जो मिडिल टर्म होती है उसका 2 गुना होता है बाहर वाली टर्म के योग के बराबर होता है। तो ये हमारी एपी की कंडीशन है। इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार खुद से और ट्राई कर लीजिए, दिन अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 एंड सो ऑन आर इन जीपी है। देन फोर्थ टर्म पूछी है। ये जो जीपी दे रखी है इसकी हमें फोर्थ टर्म पूछी है कि इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये यदि जीपी में है तो जीपी की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू 3x प्लस 3 हो गया। यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसको इधर लेके आएंगे x स्क्वायर वाली टर्म को तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। यहाँ से यदि हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये होगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 4 प्लस 1x प्लस 4 इक्वल 0। ये होगा x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल 0। और जो x की वैल्यू आएगी वो एक तो होगी -1, एक होगी -4।
अब पूछी है कि टी फोर्थ टर्म है वो हमारी क्या होगी। यहाँ से हमसे पूछा कि फोर्थ टर्म क्या होगी। एक बार ये देखते हैं यहाँ पे कि यदि हम x इक्वल टू -1 लें, एक x की वैल्यू आई है -1, एक आई है -4। तो यहाँ हम देखते हैं यदि हम इफ़ x इक्वल टू -1 लें, देन फर्स्ट टर्म हो गई a इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म हमारी a r इक्वल जो आएगी वो आएगी 2 -1 + 2 इक्वल 0 हो जाएगी। सेकेंड टर्म हमारे पास 0 हो गई तो आगे की सारी टर्म जो है वो हमारी 0 हो जाएंगी और वो कि जो कि GP नहीं बनाएगा हमारे पास। तो ये x इक्वल टू -1 जो है वो हम नहीं प्रेफर करेंगे, यानी x की वैल्यू है वो हम x इक्वल टू -4 ही लेके चलेंगे। तो ठीक है, x इक्वल टू हम -1 नहीं ले सकते, देन x इक्वल टू हम -4 लेंगे। -4 लेंगे तो फिर t4 निकालेंगे। t4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। t4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें क्या चाहिए अपन को, एक तो चाहिए प्रथम पद चाहिए, फिर कॉमन रेशियो चाहिए, फिर 4 - 1 चाहिए। a r की पावर 3 हमें चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू -4। यदि हम इस गिवन GP में रखेंगे तो प्रथम पद तो हमारा हो गया -4, कॉमन रेशियो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये -4 है तो 6/4 यानी 3/2 है वो हमारा होगा कॉमन रेशियो, और इसकी पावर 3 है तो ये होगा -27 39927 इंटू 4/8। टोटल आंसर आएगा 27/2। यानी t4 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27/2। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। हमें एक गिवन GP दे रखी है, उसकी टर्म जो है वो x की टर्म में है, तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तभी जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में GP हमारी बन पाएगी। और हमसे पूछा है कि इसकी फोर्थ टर्म क्या है। हम जानते हैं कि GP यदि हमें दे रखी है तो यदि 3 टर्म हमारे पास GP में है अर्थात A B C, देन B² इक्वल टू AC होगा यदि ये GP में है तो यहाँ से हमने वही कंडीशन लगाई है कि ये जो मिडिल टर्म है इसका स्क्वायर इक्वल बराबर होगा प्रथम पद इंटू जो लास्ट का बचा है थर्ड वाला वो वाला मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आई हैं, एक x इक्वल टू -1 है, एक x इक्वल टू -4 है। तो यदि हम x इक्वल टू -1 लेंगे तो कॉमन रेशियो जो है वो हम आगे नहीं निकाल पाएंगे, यानी वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो x इक्वल टू -1 हम नहीं ले पाएंगे। तो हमारा जो x इक्वल टू रहा है वो क्या है, -4 है। तो -4 लेके हम जो हम फोर्थ टर्म पूछी है हमने वो कैलकुलेट की है, तो उसकी वैल्यू आई है फाइनली -27/2। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, और साथ साथ आप खुद भी ट्राई करते रहिए। हर जो भी क्वेश्चन आए पहले आप खुद निकालिए, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A1 A2 एंड सो ऑन A20 जो है वो 13 व 67 के मध्य AM है। तब हमसे पूछा है कि A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट एंड सो ऑन A20 का महत्तम मान क्या होगा। A1 से लेकर A20 तक जो है वो हमारे समांतर माध्य दे रखे हैं, और फिर इनका मल्टीप्लाई का जो वैल्यू पूछी है, इन सारे का जो प्रोडक्ट होगा उसकी हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। और ये क्या है, 13 और 67 के बीच में सारे समांतर माध्य हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो समांतर माध्य होता है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ से सबसे पहले हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे
नहीं, ए ग्रेटर देन जी हम जानते हैं, क्या इसके जस्ट पहले हमने ये पढ़ी थी। तो यहाँ से फिर ये जो हमें दे रखे हैं इतने सारे समांतर माध्य दे रखे हैं, यदि हम इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन A20 अपॉन 20। इनका समांतर माध्य जो है वो बड़ा होगा किससे, गुणोत्तर माध्य से। ये होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू एंड सो ऑन A20। और फिर इसका जो n गुणोत्तर माध्य होते थे उस वो कैसे निकालते थे, उसकी पावर हम करते थे, जो भी दे रखा है जितने भी पद हमें दे रखे हैं वो 1/, में लिखते थे। तो ये 1/20 हो गया। फिर ये जो है हमारे पास ये समांतर माध्य ही तो है A1 से लेकर A20 तक। तो n समांतर माध्यों का योग हमारा क्या होता था, n समांतर माध्यों का योग वो हमारा होता था n/2 इंटू A प्लस B। ये हमारा जो n समांतर माध्य दे रखे हैं उनका सम होता था। तो A1 से लेकर 20 तक ये n समांतर माध्य हैं, तो इनका हम सम कैसे निकालेंगे, ये होगा 20/2 इंटू A1 A प्लस बी है, ये किसके मध्य हैं, इतने सारे समांतर माध्य ये हैं 13 और 67 के मध्य हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 प्लस 67, ये हो गया। और इसके अपोन में है 20 जो कि ग्रेटर देन है हमारे पास A1 इंटू A2 इंटू A20 और फिर इसकी पावर है 1/20। यहाँ से ये होगा 10, फिर नीचे आएगा ये भी 10 और ये 2 हो जाएगा नीचे कट के, और ये होगा 80 और 80/2 हो जाएगा 40। नहीं, 40 ग्रेटर देन A1 A2 एंड सो ऑन A20 और इसकी पावर है 1/20। ये 1/20 वाली पावर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 40 की पावर 20 ग्रेटर देन A1 A2 का प्रोडक्ट है सबका। और फिर हमसे पूछा क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है इन सारे समांतर माध्यों का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 डॉट A2 एंड सो ऑन A20 की जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी 40 की पावर 20। क्योंकि ये ग्रेटर देन हो गया, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो इस वाली वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। समझ आया? एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 13 और 67 के बीच में ये A1 से लेकर A20 तक जो है समांतर माध्य हैं, और जो ये समांतर माध्य हैं उसका जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी। तो यहाँ हमें पता है कि जो A होता है वो ग्रेटर देन G होता है। तो यदि हम इन सब का A निकालें यानी समांतर माध्य निकालें तो ये हमारा हो गया A1 से लेकर 20 तक का हम सम करेंगे, और जितनी भी हमारे पास टर्म होती है उसका हम डिवाइड करते हैं। और ये इधर हमने कर दिया, जो G है ये इतनी सारी वैल्यू हैं जो A1 से लेकर 20 तक, इनका यदि हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो वो हमारा होगा इन सब का प्रोडक्ट, और इसकी पावर होगी 1/20 होगी। अब ये क्या है, A1 से लेकर 20 तक हमारे पास, और हमें पता है n समांतर माध्यों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू A प्लस बी। A और B की वैल्यू है 13 और 67 है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। देन इसको आगे कैलकुलेट करने पर जो ये प्रोडक्ट है A1 से लेकर A20 तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है 40 की पावर 20। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, और एक बार आप खुद से निकाल लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। और बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके साथ नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई थ्योरी निकल के आएंगी, तभी आपको अच्छे से सब कुछ आएगा।
ऐसे नहीं है कि चलो हाँ इस जो एक वाला है प्रॉपर्टी है हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिए तो हमें सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन में लग रहे होते हैं और जब तक हम उनको सोल्व नहीं करेंगे तब तक वो हमें नहीं आएंगी। दिन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, प्रैक्टिस मेन चीज़ होती है मैथ्स में। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम पढ़ेंगे हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक सीरीज। हरात्मक श्रेणी हमारे पास ऐसी सीरीज होती है जिसके यदि पदों का हम व्युत्क्रम कर दें, उनका इन्वर्स कर दें, तो वो हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यदि समांतर श्रेणी के पदों को हम इन्वर्स कर दें तो हमें हार्मोनिक सीरीज प्राप्त हो जाएगी। और इसकी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी Tn = 1/a + n-1d। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो AP है उसके पदों का यदि हम व्युत्क्रम कर दें तो हमारे पास जो है HP आ जाएगी। तो यहाँ से उसी प्रकार ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है। और या फिर हम जैसे हमसे ये पूछ ले कि चलो ये HP है और इसका nवां पद बताओ, तो उसके जो टर्म है हम उनको उल्टा करके उनका इन्वर्स करके AP का वो वाली टर्म निकाल लेंगे। जैसे AP का हमसे HP का पूछा है, nवां पद पूछा है, तो हम जो सीरीज़ दे रखी है उसका इन्वर्स करके जो AP बनेगी हमारे पास उसका हम nवां पद निकाल देंगे और फिर उसका इन्वर्स करेंगे तो वो हमारे पास HP का nवां पद हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि यदि किसी हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 1/45 है तथा 11वां पद जो है 1/69 है, तो इसका 16वां पद कौन सा होगा। ये किसी हमें एक HP दे रखी है, उसका 5वां पद दे रखा है, 11वां पद दे रखा है और 16वां पद पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें HP का 5वां पद दे रखा है 1/45। यदि हम इसको AP में लिखें तो AP में 5वां पद कौन सा होगा हमारे पास 45 होगा और ये होता है A + 4D। और ये कौन सा है 11वां पद है, यानी 11th टर्म जो होगी वो होगी हमारी 69 और ये होता है A + 10D। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आएगी 29 है और इसमें से इसको घटाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तब D की वैल्यू हमारी आएगी 4। D 4 आया है, D की वैल्यू 4 इसमें रखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आएगी 29। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर हमसे पूछा है कि जो HP है उसका 16वां पद हमें बताना है। 16वां पद बताना है तो फिर हम T16 यदि निकालें तो ये होगा A + 15 × D। A हमारा हो गया 29 + 15 × D हो गया 4, तो ये होगा 29 + 60 यानी 89। T16 जो है वो भी AP में हुआ है हमारा 89। यदि हमें इसको HP में निकालना है तो इसका इन्वर्स हम कर देंगे। इन HP हमारा हो जाएगा T16 जो है वो होगा 1/89। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन में HP के पद दे रखे हैं तो ये 1/1 यदि हम करेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो जो हमें HP के पद दे रखे हैं उनको हम AP में चेंज कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ से हमने जो HP का 5वां पद दे रखा था उसको AP में चेंज कर लिया, तो AP में 5वां पद इसका इन्वर्स होगा तो ये हो गया 45। ऐसे ही इसका 11th टर्म हो गई। तो यहाँ से इन दोनों को कैलकुलेट करके हमने A की और D की वैल्यू फाइंड करी है। अब हमसे पूछा है कि 16वां पद क्या होगा, तो 16वां पद पहले हम AP में निकाल लेते हैं और फिर उसका इन्वर्स कर देंगे तो वो हमारे पास HP में आ जाएगा। तो पहले हमने यहाँ AP में निकाला है और इसका इन्वर्स कर दिया तो ये हमारे पास 1/89 जो है वो HP में आया है।
यहाँ से एचपी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बस एक तो इसका जो हरात्मक माध्य है उस पे से क्वेश्चन है। तो जो एएम है, जीएम है, एचएम है, सबका मिक्स करके क्वेश्चन बनता है लगभग वही। बाकी ये जो पद वगैरह निकालने हैं ये कम ही आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ हम देखते हैं कि यदि हमारे पास ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो 1/e, 1/b, 1/c जो होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ से हम समांतर श्रेणी की कंडीशन लगाएंगे तो वो होगा 2/b = 1/e + 1/c। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो ये होगा a + c/a ac। यहाँ से यदि हम b की वैल्यू निकालें तो ये आएगी b = होगा 2ac/a + c, जो कि हमारे पास हरात्मक श्रेणी की कंडीशन होती है। यदि तीन संख्याएं हमारे पास ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो होता है b = 2ac/a + c। और ये वाली कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या कि एपी वाली और जीपी वाली तो मैक्सिमम याद रह जाती हैं, बट ये वाली कम ही काम में आती है, तो ये कम का याद रहती है, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिए। फिर यदि हम हरात्मक माध्य निकालें कि ए और बी के मध्य में हम एक ऐसी संख्याएं ले आए जिससे हमारे पास एक हरात्मक श्रेणी बन जाए। जैसे ए एच बी है वो हमारे पास एच पी में हो गया, तो जो हमारा हरात्मक माध्य होगा वो एच होगा और वो होगा 2ab/a + b, अर्थात दो संख्याओं का हरात्मक माध्य हमारे पास होगा। उन दोनों संख्याओं का गुणा और फिर उसका 2 गुना अपोन में हम उसको a + b से डिवाइड कर देंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि a + b के मध्य यदि हमें n हरात्मक माध्य निकालने हो तो सबसे पहले a और b को हम AP में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से ये होगा 1/a और 1/b के मध्य यदि हम n समांतर माध्य ज्ञात करके फिर उसका इन्वर्स कर दें तो वो भी हमारे पास HM निकल आएगा। क्वेश्चन है यदि x + y/2 y + z/2 हरात्मक श्रेणी में है तो x y z होंगे। तो यहाँ से हम HP की कंडीशन लगाते हैं। ये होगा हमारे पास y = 2 × AC, तो ये होगा x + y/2 × y + z/2 अपॉन a + c, यानी x + y/2 + y + z/2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारे पास, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रहेगा जो कि एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास ऊपर x + 2y, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से देखते हैं, यानी y = हमारे पास होगा x + y × y + z अपॉन x + 2y + z। ये होगा, इसको इधर ले जाके y से मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा yx + 2xy + yz इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई करें xy + xz + y² + yz। जो भी टर्म कट रही है उसको काट दीजिए, yz से कैंसिल हो गया और एक xy और फिर ये 2y² होगा, सॉरी ये 2y² हो गया, एक xy से xy कैंसिल हो गया, ये y² इधर आएगा तो एक y² रहेगा और इधर है हमारे पास xz। इसका मतलब है हमारे पास x y z जो है वो किस में होंगे कि y² = xz आएगा। एक बार फिर से याद कीजिए, ये होंगे हमारे पास GP में, x y z आर इन GP। GP की कंडीशन होती है यदि x y z GP में है तो y² = xz होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 तथा 1/31 के मध्य हमारे पास n हरात्मक माध्य दे रखे हैं तथा 7वें और n - 1वें हरात्मक माध्य में
का जो अनुपात है वो 9:5 है। तो n का मान हमें निकालना है। यहाँ हमें दे रखा है कि 1 और 1/31। तो हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि यदि हमारे पास HP दे रखी है तो उसको हम AP में चेंज करके बाकी आगे की प्रोसेस करेंगे तो इजी हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/31 के मध्य n है वो AM है। ये हो गया हमारे पास। और 7वें तथा n-1वें हरात्मक माध्य में 9:5 का ये हमें रेशियो दे रखा है। तो ये जो रेशियो है ये भी हमारे पास उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम वो जो रेशियो निकालें तो 7वां हमारे पास समांतर माध्य क्या होगा, A + 7D। और यहाँ से हमें D की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सबसे पहले यदि हम n समांतर माध्य निकालते हैं तो आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ा था AM में। तो यहाँ से D होगा हमारा B - A/n+1। ये होगा 30/n+1। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई 30/n+1। फिर हम इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 7वां समांतर माध्य होगा हमारा A + 7D। और A है हमारा 1 + 7 इंटू D की वैल्यू है 30/n+1 अपॉन n-1वां समांतर माध्य होगा हमारा 1 + n-1 इंटू 30/n+1। और इसका जो रेशियो है वो हमारा होगा 5/9। क्योंकि ये रेशियो तो हमारे पास HM का है तो AM में चेंज करेंगे तो रेशियो भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारे पास n+1 + 210 अपॉन n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, LCM लेंगे तो। और ये होगा n+1 + 30n-30 = 5/9। इसको हल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला हमारा हो गया n + 211 अपॉन ये है 30n। और ये हो गया 31n - 29 = 5/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9n + 211 × 9 = 31 × 5n - 29 × 5। इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 40, जो कि हमसे पूछा है कि n की वैल्यू ही क्वेश्चन में हमसे पूछी है। और एक बार फिर से देख लीजिए कि हम जब HP कर रहे होते हैं तो इजी प्रोसेस होती है यदि हम सारे पदों को AP में चेंज कर लेते हो। तो यहाँ से हमने 1 और 1/31 ये जो HP में थे इनको चेंज कर लिया AP में, फिर AP के अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेस करी है और हमसे n की वैल्यू फाइंड करवाई है। तो यहाँ से इसको हम टोटल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन की है तब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 14। आई होप अच्छे से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 और R के मध्य यदि n हरात्मक माध्य हैं तब प्रथम माध्य अपॉन nवां माध्य हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन हमारे सेकेंड ग्रेड 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ हमें 1 और R के मध्य n हरात्मक माध्य दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको हल कैसे करेंगे, समांतर माध्य लेके हल करेंगे हम इसको। या फिर हम मानते हैं कि 1 तथा 1 और 1/R के मध्य n हमारे पास समांतर माध्य हैं। ये हमने मान लिया क्योंकि समांतर माध्य मान के करेंगे तो जो है कैलकुलेशन है इजी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि n समांतर माध्य हैं और फिर हमें निकालना है प्रथम माध्य अपॉन nवां माध्य जो है उसका हमें जो रेशियो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। d हमारा होगा b - a 1/R - 1/n+1। तो ये होगा हमारा
1 माइनस आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1, ये डी हो गया। फिर हम निकालेंगे प्रथम समांतर माध्य। प्रथम समांतर माध्य हमारा होगा A1 अर्थात A प्लस डी होगा। तो A हमारा है 1 यानी 1 प्लस 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1। इसको हम हल करेंगे तो ये होगा एन आर प्लस 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1। A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी 1 प्लस एन आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1, ये हो गया। तो ये हमारे पास है A1 है। तो यहाँ से यदि हम H1 देखें तो यहाँ से हम H1 निकालेंगे तो हम इसका उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एन आर प्लस आर अपॉन एन आर प्लस 1, ये हमारा हो गया H1 हो गया एन आर प्लस आर अपॉन एन आर प्लस 1। फिर हमें निकालना है एनवा हरात्मक माध्य। तो एनवा हरात्मक माध्य यदि हम यहाँ से निकालें तो पहले हम एन निकालते हैं, वो होगा हमारा 1 प्लस एन डी, एन है हमारा एन ही है और डी की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये होगा हमारा एन आर प्लस एन माइनस एन आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1। एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एन प्लस आर अपॉन आर इंटू एन प्लस 1, ये हो गया ए एन। फिर यदि इसका हम एच एन करें तो एच एन हमारा होगा एन आर प्लस आर अपॉन एन प्लस आर, इसका उल्टा हो जाएगा जो एच एन होगा वो। फिर हमसे पूछा है कि जो प्रथम माध्य है और उस एनवा माध्य है उसका हमें रेशियो पूछा है, अर्थात H1 अपॉन एच एन हमसे पूछा है। H1 है हमारा एन आर प्लस आर अपॉन एन आर प्लस 1 इंटू, इसके अपोन में लिखेंगे तो इसका हम उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा n प्लस आर अपॉन एन आर प्लस आर। एन आर प्लस आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास n प्लस आर अपॉन एन आर प्लस 1, अर्थात H1 और Hn का जो रेशियो है वो आया है n प्लस आर अपॉन एन आर प्लस 1। हमने क्या किया है, जो भी हमें माध्य निकालने हैं वो हमने समांतर माध्य की सहायता से निकाले हैं और फिर उसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, इन्वर्स ले लिया, तब हमारे पास वो हरात्मक माध्य में आ गए हैं और फिर वहाँ से हमने H1 और Hn का जो है वो रेशियो निकाला है और वो आया है n प्लस आर अपॉन एन आर प्लस 1। तो जब भी हमें HM का क्वेश्चन दिया होता है तो हम यही करेंगे कि उसको हम AM की सहायता से हल करेंगे और फिर उसका इन्वर्स करके हम उसको HM में चेंज कर देंगे। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। इस पे बेस्ड आप और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको अच्छे से और ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उसका हमारे पास समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा और जो गुणोत्तर माध्य है हमने पीछे पढ़ा है वो अंडरूट AB होगा और जो हरात्मक माध्य है वो होगा 2AB अपॉन a प्लस बी। यहाँ से यदि हम a और h का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2AB अपॉन a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया है AB और AB क्या है, हमारे पास गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर है। तो हमारे पास एक रिलेशन बना है
समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में ए एच इक्वल टू हमारे पास जी स्क्वायर होता है, ए एच इक्वल जी स्क्वायर होता है। और एक हमने पीछे ये पढ़ा ही था कि ए ग्रेटर देन जी होता है और ये ग्रेटर देन होता है एच से भी, यानी एच जो होता है वो सबसे छोटा हरात्मक माध्य हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि हमारे पास दो संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो 25 है एंड हरात्मक माध्य 16 है, तो हमसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है और फॉर्मूला है हमारे पास ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखते हैं 25 इंटू 16 इक्वल टू हमारा होगा जी स्क्वायर। ये हमारा हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 400 और जी की वैल्यू हमारे पास आई है 20, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारा आया है 20। बस हमने नॉर्मली फॉर्मूला ही काम में लिया है। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, यदि हम उसमें न्यूमेरिकली वैल्यू मान के यदि हम जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो इजी बन जाए तो हम ये होता है यार कि एपी में हम क्या माने, जीपी में हम क्या माने, एचपी में हम क्या माने। तो जो भी हमारे पास एपी बन रही है तो उसमें हम बेसिकली मान सकते हैं 1 2 3 एक एपी है, और जीपी में हम क्या माने कि 2 4 8 है जो हमारी एक जीपी बनती है। तो हम सबसे छोटी वैल्यू यही होंगी तो हम इनको मान सकते हैं। फिर एचपी जो है, एचपी हम एपी का उल्टा मानते हैं तो 1 1/2 1/3 मान सकते हैं। फिर एलसीएम लेके हम वो भी मान सकते हैं, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी मान सकते हैं। या फिर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें एपी में दे रखे होते हैं, तो हम ए और बी की वैल्यू सी की वैल्यू क्या मानें, तो वहाँ हम मानेंगे ए इक्वल टू 1 मानेंगे, बी इक्वल टू 5 मानेंगे एंड सी इक्वल टू 7 मानेंगे। और ये हमारे पास एक एपी बनती है, इनका यदि स्क्वायर करेंगे तो आई होप आप यदि न्यूमेरिकली वैल्यू की सहायता से यदि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो आप ये वाली वैल्यू मान के सोल्व कीजिए, जल्दी सोल्व हो जाएगा। और यदि आप और किसी वैल्यू में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ आप वो मान कर कीजिए, बट जल्दी कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है। चाहे आप मेथड से कीजिए, वैल्यू मान कर कीजिए, और कोई मेथड से कीजिए, बट आना चाहिए, बस मेन बात ये है। एक है हमारा थ्योरम टाइप ही है कि दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य है a1 a2 है, गुणोत्तर माध्य g1 g2 है और हरात्मक माध्य हमारे पास h1 h2 है। तब हमारे पास एक रिलेशन बनता है g1 g2 अपॉन h1 h2 इक्वल a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2। यहाँ से ये इसका प्रूफ है। यदि आपको प्रूफ समझना है तो चलिए प्रूफ भी समझ लेते हैं, बट ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि ऐसा यदि हमें कोटेशन दे रखा हो तो ये हमारा बेसिकली हम डायरेक्ट इसको कर पाएँ। तो हमें दे रखा मानते हैं कि दो संख्याएं हमारे पास a और b हैं, तो दो संख्याओं के बीच में हमें दो समांतर माध्य हैं a1 और a2 हैं। तो दोनों समांतर माध्यों का योग हमारे पास क्या होता है n/2 इंटू a प्लस बी होता है। n हमारे पास हैं 2 हैं, तो ये हो गया 2/2 और a प्लस बी। तो इन दोनों समांतर माध्यों का योग हमारे पास आया है a प्लस बी आया है। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास कि इनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य हैं, तो उनका गुणोत्तर माध्य जो है उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है a इंटू बी, और जितनी भी गुणोत्तर माध्य होते हैं वो होता है n/2। तो ये हो गया हमारा 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दोनों गुणोत्तर माध्य जो हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास AB आया है। थर्ड है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में दो हरात्मक माध्य भी हैं, तो यदि हम हरात्मक माध्य हमने पीछे किया था कि हम उसको AP में मान के करेंगे, तो यहाँ से हम मानते हैं कि 1/E 1/H1 1/H2 1/B ये हमारे पास एक AP बन गई। तो यहाँ हम इनको AM की तरह ट्रीट करके निकालेंगे, तो ये इन दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा 1/A प्लस 1/B इक्वल हो गया 1/H1 प्लस 1/H2। क्योंकि हमने पहले निकाला था कि दो संख्याएं हैं उनके बीच में हमारे पास दो ही समांतर माध्य हैं, तो उन दोनों
दोनों संख्याओं का योग जो है वो दोनों समांतर माध्य के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल h1 प्लस H2 अपॉन H1 H2। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है a1 प्लस a2 हमने पुट कर दी, और ए बी की वैल्यू है हमारे पास g1 g2। तो यहाँ से हमारे पास जो मैन आएगा लास्ट का फाइनली जो हम प्रूफ करना था वो आएगा g1 g2। फिर इसका उल्टा कर दें g1 g2 अपॉन h1 h2। ये यहाँ पे a1 प्लस a2 अपॉन g1 g2 है, और इधर हमारे पास h1 h2 है। तो यदि हम इसको इधर लेके जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा g1 g2 अपॉन h1 h2 इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2। ये हो गया जो प्रूफ करवाया था। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, क्योंकि इतना बड़ा हम कोई रिटन एग्ज़ाम हो तो भले ही 11th-12th के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसमें तो हमें मेथड पूरा प्रूफ लिखना होता है, बट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप की जो एग्ज़ाम होती है उसमें इतना सब नहीं करना होता। बस हमें आना चाहिए हम डायरेक्ट फार्मूला रट के करें या फिर पूरा मेथड निकाल के करें, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। बट अगर यदि हमें ये डायरेक्ट याद है तो शायद हमारा 2 या 3 क्वेश्चनों का ये टाइम बचा लेगा। तो ऐसे जो डायरेक्ट रिजल्ट याद करने वाले होते हैं, मेरा तो यही सजेशन है कि आप उनको याद ही कर लीजिए। बाकी ये नहीं कि चलो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यदि कई बार क्या होता है जैसे एग्ज़ाम में सीधा का सीधा यही पूछ लिया कोटेशन, और फिर हमें ऑप्शन में ये दे रखा होता है, अब हमें ये डायरेक्ट याद नहीं है बट हमें इसका मेथड आ रहा है थोड़ा कि हाँ चलो हम इस टाइप से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के देखेंगे और फिर ही तो करेंगे। या फिर एक बंदा है जो जिसको डायरेक्ट याद है तो इसने तो डायरेक्ट टिक किया और उसका तो हो गया, फिर वो इतना सारा जो टाइम आप इस वाले क्वेश्चन को दोगी वो आगे वाला बाकी 2 या 3 क्वेश्चन कर चुका होगा इतनी देर में। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ हमारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और जैसे कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम इनके क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस सीट फिर से लेके आएंगे, फिर से करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ चलो क्वेश्चन कम ही करवाएं, हम फिर से कर लेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।